हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। बहुत दिनों से चैप्टर नंबर 3 जो है वो पेंडिंग चल रहा था। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आपको सबसे पहले तो जैड टेबल जो है उसमें किस तरीके से वैल्यू देखते हैं और ये एग्जैक्टली क्या चीज होती है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम जो बेसिक चीजें होती है लाइक जैड टेबल को कैसे देखते हैं, ये जेड टेबल कर्व जो दिख रहा है आपको वो क्या होता है, इन सब के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ नहीं है बट ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वहां पे आपका जो भी वेरिएबल का वैल्यू था वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा होता था, राइट? पॉइंट में नहीं आता था, तो उसको हम कहते थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बट ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल यानी ये कोई भी जो वैल्यू है वो अडेप्ट कर सकता है। अगर कोई फ्रैक्शन में है, कोई पॉइंट में है, तो हर एक वैल्यू को ये अडॉप्ट कर सकता है। यानी आपका जो z टेबल है वो क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी को क्या करा हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करा है। देखिए, अगर ये z कर्व है, अगर ये एक z कर्व है, तो आपको समझ लेने का कि बाय डिफॉल्ट उसमें हाफ इस साइड प्रोबेबिलिटी है 0.5 और हाफ प्रोबेबिलिटी इस साइड है 0.5। यानी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। ये हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों में ही देख के आए हैं कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होता है, 1। और इवन इन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या ये चीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पे x जो है वो एज अ वेरिएबल, मेन वेरिएबल मिलेगा। उसके ऊपर से हमको z वेरिएबल निकालना पड़ता है और वो z वेरिएबल के ऊपर से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यानी ये जो पोर्शन है इसको आप प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो, इसको आप एरिया भी बोल सकते हो। आप चाहे z कर्व का एरिया ले लो या चाहे प्रोबेबिलिटी ले लो। इन केस कभी परसेंटेज पूछे तो आप जो भी प्रोबेबिलिटी आई उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एरिया बोलो तो भी वही होगा, एरिया भी पॉइंट में आने वाला है और प्रोबेबिलिटी भी पॉइंट में आने वाली है। अब आपको ये जो है इसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो दोनों जोल है इसके, वो हमेशा ये इसके पैरेलल जाएंगे पर कभी इसको टच नहीं होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को ये जो जेड कर्व है वो कभी टच नहीं करेगा। यानी आप कभी भी जेड कर्व बनाओ तो कभी भी ऐसा मत बनाओ जो एक्स एक्सिस को क्लोज आ गया। ठीक है, तो हमेशा आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो है वो आगे आगे चलता जाएगा बट इट नेवर टच टू एक्स एक्सिस। ये एक जेड कर्व या हम जो भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज आती ही है कि ये जो जेड कर्व है उसके दोनों जो कभी भी दोनों एंड्स जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। सेकेंड चीजें, दोनों साइड का जो शेप है वो हो सके उतना आपको सेम रखने का, या कभी भी ऐसे मत ड्रॉ करो या कभी भी ऐसे मत ड्रॉ करो, ये दोनों चीज अलग हो जाती है। बिकॉज जेड कर्व जो है वो सिमेट्रिक होता है, इसलिए ट्राई करो कि दोनों साइड का शेप जो है वो बिल्कुल ऐसे बराबरी में आए। ये जो है ये इस साइड का होता है वो माइनस इन्फिनेटिव कहते हैं, इस साइड जो होता है उसको प्लस इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि ये आगे तक चलता जाएगा बट इट नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और नेवर टच टू द एक्स एक्सिस। समझ में आया? क्योंकि ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, इस साइड माइनस इस साइड प्लस।
बीच में यहाँ पे कहीं पे 0 है, यानी 0 से इस साइड अगर आप जाओगे तो वो सभी वैल्यू कैसे होगी, माइनस में, और 0 से अगर इस साइड जाओगे तो वो सभी वैल्यूज कैसी होगी, प्लस में। बट मेक श्योर प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जो भी आपका z का वैल्यू है जो यहाँ पे कहीं पे आएगा वो प्लस माइनस हो सकता है, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो तो पॉजिटिव ही आनी है। प्रोबेबिलिटी यानी ये जो एरिया अंदर का आप ढूंढोगे वो हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं z की। अगर इस चैप्टर में बात करें तो आप लोगों को x क्या है और z क्या है ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में 4 वैल्यूज होती हैं। 4 वैल्यू में एक होता है x, दूसरा होता है z, तीसरा होता है म्यू एंड चौथा होता है सिग्मा। ये म्यू क्या है, ये म्यू है मीन, मीन यानी x बार, बट यहाँ पे मीन को x बार नहीं कहते हैं, यहाँ पे मीन को म्यू कहते हैं। यानी जब भी कभी आपको सम के अंदर एवरेज बोला तो वो बाय डिफॉल्ट म्यू की वैल्यू हो जाएगी, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। या फिर तो सीधा ही आपको म्यू करके ही दिया होगा या तो मीन करके दिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू तो म्यू की है। सिग्मा यानी क्या होगा, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इट्स एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। और कभी अगर सिग्मा स्क्वायर दे दिया देन दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को कहते हैं वेरिएंस। तो म्यू की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, तो वो उसमें कुछ ट्विस्ट नहीं हो सकता। अगर आपको सिग्मा की वैल्यू दी हुई है तो लिख के दिया होगा कि इट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। इन केस आपको सम के अंदर वेरिएंस दिया हुआ है तो आपको उसका रूट लेके आपको सिग्मा को यूज करना है, याद रखना कभी सिग्मा स्क्वायर का यूज नहीं होगा। अब रह जाती है बात एक्स एंड जेड की। तो मीन एंड सिग्मा ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, द रीजन इज बता के ही देना पड़ता है कि ये मीन है और ये सिग्मा है। बट एक्स एंड जेड में आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एक्स है कौन सा जेड है। कभी कभी एक्स दिया होता है, कभी कभी जेड दिया होता है। तो आपको याद रखने का कि x जो है ना उसके साथ यूनिट होता है, बट z जो है वो यूनिट फ्री है। z इज अ यूनिट फ्री मेजर, z के साथ कभी कोई यूनिट नहीं होता। एंड इसीलिए आपको इतना समझने का कि जब भी किसी के पास पीछे कोई यूनिट दिया है लाइक सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर, अगर कोई ऐसा यूनिट है देन वो x है। सेकेंड चीज, अगर कोई 3.5 से बड़ी वैल्यू है तो वो डेफिनेटली फिर उसके पीछे चाहे यूनिट है या नहीं है, अगर 3.5 से बड़ी वैल्यू है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, x ही होगा। बिकॉज z की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3.5 तक की ही होगी, 3.5 से बड़ी नहीं होगी। सो z की वैल्यू मैक्सिमम 3.5 हो सकती है, उससे बड़ी नहीं होगी। x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो सकती है, इट मे बी 1000, इट मे बी 1 लाख, बट z की वैल्यू 3.5 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि z टेबल में हमें z का एरिया कैसे देखना है। से फोर मैं आपको बोलूं z इज इक्वल्स टू 1.0, z इज इक्वल्स टू 1.0, तो एरिया कैसे देखना है। ये जो पॉइंट के आगे है वो आपको यहाँ पे वर्टिकली देखना है, और जो पॉइंट के पीछे है उसको आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देखना है। 1.0 यानी हमें पॉइंट के बाद ये जीरो वाली कॉलम ले लेनी है, और पॉइंट से पहले वाली 1 यानी ये वाली कॉलम ले लेनी है, यानी एग्जैक्टली हमारा आंसर है 0.3413। नेक्स्ट सपोज हमें 2.16 का देखना है, 2.16, तो 2.1 हमें लेने का है यहाँ पर 2.1, ये मिला, यानी ये वाली कॉलम लेंगे 2.1, एंड फिर हम देखेंगे ऊपर से 0.06 का, पता चला 2.1 को अलग कर दिया एंड 0.06, तो 0.06 यहाँ पर लेंगे ये वाली कॉलम में, यानी ये मिलेगा कुछ यहाँ पर, यहाँ से जाएगा जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं,
यानी 2.1 वाली कॉलम ये वाली है, तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए वो, यानी 2.16 का आंसर आएगा 0.4846। इज इट क्लियर? से 4 अगर हमको देखना है 3.19 का, इन दैट केस 3.1 हम देखेंगे यहाँ पर और 0.09 हम देखेंगे यहाँ पर वर्टिकली, यानी 3.19 यानी यहाँ से जाओ आप 3.1 वाली लाइन में और यहाँ से जाओ 0.09 वाली लाइन में, जो भी मिला जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वो है आपका Z का एरिया, और यू कैन से इट्स प्रोबेबिलिटी। सपोज हमें 0.28 का देखना होगा, तो 0.2 यहाँ से देखो और 0.08 यहाँ पर, यानी 0.2 यहाँ से जाओ और 0.08 यहाँ पर, यानी 1803, 0.1103 वो हो जाएगा आपका एरिया। इज इट क्लियर? समझ में आया? अगर मान लो कि हमें देखना है 1.26 का, 1.26, तो 1.2 देखने का और 0.6 देखने का, 1.2 वाली है ये कॉलम और 0.6 वाली है ये, यानी ये 0.3962 वो हो जाएगा आपका Z एरिया। इज इट क्लियर? होप सो आप लोगों को इतने एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया है। फिर भी अगर Z टेबल देखना समझ में नहीं आता है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कुछ इजी तरीका निकालूंगी आपको Z टेबल एक्सप्लेन करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।